नमस्कार, मैं आपका होस्ट अमित भाटिया भारत स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर अजय चुंगरू जी, जो कि पनून कश्मीर के चेयरमैन हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू और काफ़ी समय से एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने बहुत काम किया है इस डायरेक्शन में। और मेरे साथी जुड़े हैं संदीप, जो कि हमारी टीम न्यूज़ आवर के में मेरे को-होस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर, अजय चुंगरू जी। नमस्कार। इट्स अ प्लेज़र टू हैव यू। सर स्टार्ट करते हैं इफ यू परमिट। जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर, अभी हमने रिसेंट देखा है जो पिछले 10 एक दिनों में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे इवन तो टूरिस्ट बहुत गया है वहाँ पे, अगर वैली की बात करें या श्रीनगर साइड की बात करें तो टूरिस्ट बहुत गया है। मैं खुद गया था वहाँ पे, मैंने देखा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा रश था टूरिस्ट्स का फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। लेकिन साथ ही साथ हमें एक ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता आ रहा है उसके बाद, जैसे कुछ जैसे लेबर्स हैं या इमिग्रेंट हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं भारत के बाकी हिस्से से, उनको स्पेशली एक टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। उसके अलावा आपका जो पीछे हमने देखा कि वहाँ पे जामा मस्जिद में भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्लोगनियरिंग की कोशिश की गई थी और वो सब हुआ, हालांकि उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया गया। बट एक बीच में अच्छा कंट्रोल का समय रहा आर्टिकल 370 हटने के बाद, लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं कि एक कुछ कोशिश की जा रही है उसको उठाने की। आप उसके बारे में मतलब क्या बताना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है और आगे हम किस तरफ देख रहे हैं जाते से? ये वहाँ पे जो आतंकवादी तंत्र है उसके पास एक बहुत समय से एक सक्षमता है, वो वायलेंस को कैलिब्रेट करते हैं पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से। और जिसको कहते हैं कि जैसे आतंकवादी घटनाएं एक किस्म का, अगर एक नलके से जैसे पानी को कंट्रोल करते हैं, वो कैलिब्रेशन, वो एक्सपर्टाइज कश्मीर में जो आतंकवादी तंत्र है उनके पास है। इसलिए जो ये हो रहा है बीच में नॉर्मल सी सा लगता है, बीच में लगता है कि शायद हालात ठीक हो गए हैं और फिर घटनाएं घटती हैं। कुछ देर तक हम झटके में आ जाते हैं, कुछ देर हम फिर से बात करते हैं आतंकवादी तंत्र के बारे में, तो फिर इसको विराम वो देते हैं और फिर हम एक उस भूल भुलैया में फिर से अपने आप को डालते हैं जहां पे हम कहते हैं कि अब हालात ठीक हो रहे हैं। तो जो आप देख रहे हो साइकिल्स ऑफ वायलेंस, ये कैलिब्रेटेड वायलेंस, टेररिस्ट वायलेंस है। और ये जो उनका अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है या अंतर्राष्ट्रीय जो उनको लगता है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की प्रेजेंस को उनको रखना है और राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से कश्मीर के आतंकवाद को उनको रखना है, उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं। सारी घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, इसलिए ये जातीय विध्वंस की घटना है, जीनोसाइड की घटना है, ये और कोई घटना नहीं है। और इसमें कश्मीरी हिंदू जो वहां पे बची खुची पॉपुलेशन के लोग रह रहे हैं, या कुछ लोग जो वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस करने के लिए जिन्होंने अपने आप को ऑफर किया है, पंचायती इलेक्शंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनमें से कुछ लोग जो वहां पे लोकल इलेक्शंस में पंचों के रूप में इलेक्ट हो गए हैं। वहां पे जो इस बचे खुचे जो व्यापारी कुछ हैं, हिंदू व्यापारी जो काम करते हैं, उनके खिलाफ, या जो बाहर से हिंदू, प्राइमरली हिंदू लेबरर्स जो आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हमारे लिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, हमारे में लिए इसमें कोई नयापन नहीं है। और हम जिस तरह से सरकार, कांग्रेस सरकार और बाद में वाजपेयी सरकार,
जिस तरह से कश्मीर के माहौल, जम्मू कश्मीर के माहौल को वो जिस तरह से वो कहते हैं, और जो मापदंड उन्होंने बनाया है कि नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, जैसे आपने अभी बात कही है कि अब टूरिस्ट जा रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे टूरिस्ट सीजन में पिछले 10 साल से यही विमर्श रहा है। सरकारें और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कितने वहां पे टूरिस्ट गए हैं उसके आधार पे उसको पुराने टाइम के साथ कंपेयर करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो हालात ठीक हो रहे हैं। तो टूरिस्ट का वहां पे जाना, टूरिज्म का बहाल होना या टूरिज्म का, उसको वो नॉर्मलिटी का मापदंड बनाते हैं। तो इसी तरह से एक और मापदंड है कि पिछले महीने कितनी वायलेंस की घटनाएं घटी, या पिछले साल कितने वायलेंस की घटनाएं घटी और इस साल कितनी घटी, उसके आधार पे हम ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, इस साल चूंकि वायलेंस की घटनाएं कम हुई हैं तो हालात सुधर रहे हैं। तो जिस तरीके के मापदंड भारत सरकार ने बनाए हैं और भारत के सुरक्षा तंत्र ने भी बनाया है हिंदुस्तान के लोगों को ये बताने के लिए कि हालात सुधर रहे हैं या हालात बिगड़ रहे हैं, वो मापदंड ही बुनियादी तौर पे गलत है। उसके आधार पे इंटरनेशनल टेररिज्म को या इंटरनेशनल पान इस्लामिक मूवमेंट्स को दुनिया में कहीं पे भी एसेस नहीं किया गया है। सिर्फ इंडिया में एक सेल्फ डिल्यूजन की प्रोसेस को, अपने आप को आप स्वतः एक भ्रम में रखने की प्रक्रिया है, जो हमने आतंकवाद के साथ लड़ाई या आतंकवाद के साथ जो जंग करनी है उसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट इसका बनाया है इसको। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमने बार बार भारत सरकार को चेताया है कि भैया जिस तरह से आप ये नॉर्मलिटी की उद्घोषणाएं करते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई बात नहीं है। वहां पे आतंकवादी तंत्र वहां के समाज के साथ और वहां पे जो जिसको आप कहें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के या राजनीतिक तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, इंटेग्रल है, और अपने तरीके से वायलेंस को कितना विजिबल रेंज में रखना है वो एक्सपर्टाइज उनके पास है, वो सक्षमता उनके पास है। तो पिछले अगर आप एक दशक से देखेंगे, रफली भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में के बारे में ये कहा कि वहां पे 200 से 300 के करीब आतंकवादी हैं। इस रेंज में आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे भारत सरकार की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो फिर ये भी बताते हैं कि एक्टिव टेररिस्ट कितने हैं या टेररिस्ट कितने पकड़े गए हैं, कितने मारे गए हैं, सिविलियंस कितने मारे गए हैं, या उसके साथ टूरिज्म कैसा हुआ। तो ऐसे चीजों को जोड़ के एक वहां की सिचुएशन का आंकलन करने का एक सिस्टम बनाया है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार भारत सरकार को भी चेताया। हमने कहा कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके नहीं चलता है। आपको इससे एक भ्रम की परिस्थिति आप खुद निर्माण करते हैं। देश में आप लोगों को भी गलत बोलते हैं, और जो लोग फ्रंटल टारगेट्स है टेररिज्म के जम्मू कश्मीर में, उनकी वल्नरेबिलिटी आप बढ़ाते हो। तो जो आपने ये प्रश्न किया कि भाई वहां पे अभी फिर से हुआ, उससे पहले मैं गया था, ये पिछले 20 साल से ऐसा ही चल रहा है। लोग जाते हैं, कोई मुगल गार्डन का तमाशा देखने गए, फिर बोलते हैं हम तो मुगल गार्डन गए थे, वहां पे तो हालात ठीक हैं, हम तो गुलमर्ग देख के आ गए। अब इस बात को समझना जरूरी है कि जो कश्मीर घाटी में आतंकवादी तंत्र है, उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर, प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि ये कहने की कोशिश की जाती है कि प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर सिर्फ पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान से अगर टेररिस्ट का आना बंद हो जाएगा तो हालात सुधर जाएंगे। हम बहुत समय से कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान एक, जहां तक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की बात है, एक इंटेग्रल, एक बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का राजनीतिक तंत्र है और जो भारत सरकार का जम्मू कश्मीर के बारे में गवर्नेंस मॉडल है,
ये दोनों भी सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं आतंकवाद के। जैसे आपने अभी बात की कि अभी हाल ही में जामा मस्जिद में वहां पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई और भारत के विरुद्ध ये वहां पे स्लोगन्स दिए गए हैं और वहां पे जलसा जुलूस हो गया, तो ये घटना घटी। ये घटना है जो आपके सामने आई, ये घटना है जो उन्होंने खुद फिल्म की है। आप ये प्रश्न भारत सरकार से कर सकते हैं कि क्या कश्मीर घाटी में मॉस्क्स में क्या हो रहा है, उन गतिविधियों को नजर रखने के लिए कोई प्रक्रिया है क्या? छोड़िए जम्मू कश्मीर की बात, पूरे देश में जहां पे वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पे मॉस्क्स में क्या चल रहा है, फ्राइडे के दिन सरमन्स में क्या कहा जाता है, जो अंदर तबलीग होती है वो किस तरीके की तबलीग होती है? क्या हमारा इंटेलिजेंस एपरेटस, सिक्योरिटी एपरेटस इसके बारे में सचेत है? क्या उनके पास उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप ये चीजें मॉनिटर किया करो? और जो अंदर हो रहा है इसको कितना बाहर दिखाना है? अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसी कोई प्रोसेस है भी, उसके बारे में पॉलिसी क्या है? इसलिए जो आपने अभी हाल ही में जामा मस्जिद में देखा, वो किसी ने या तो बाय एक्सीडेंट रिकॉर्ड किया है या तो उन्होंने खुद डिस्प्ले किया है, यह बताने के लिए कि यहां पे कोई हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं, मैं आपको कहने का प्रयत्न ये कर रहा हूं कि जिस आतंकवाद को हम बात करते हैं, उस आतंकवाद को अंदर से किस प्रक्रिया ने पनपाया है, नरिश किया है, तो आप एक डिफरेंट निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हम कहते हैं कि ग्लोबल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक्सपर्टाइज ये है, वो डेमोक्रेटिक डोमेन्स को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करके अपने आप को जिंदा भी रखते हैं, उसको इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोटेक्शन का माहौल भी बनाते हैं, और साथ में जो सपोर्ट जो अंदर से वो एक किस्म से आप कहिए मिल्क करते हैं सिस्टम को, वो फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी अपने आप को ग्राउंड पे जीवित रख रहे हैं। तो कश्मीर घाटी में डेमोक्रेटिक डोमेन को, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नेंस के अपरेटस को या गवर्नेंस के मॉडल को इस्तेमाल करने का एक मैकेनिज्म है, एक एक्सपर्टाइज है जो वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। एक साइड से पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान और उनके बीच में बॉर्डर है जिस बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनको यह मालूम है कि अनइंटरप्टेड पाकिस्तान से बॉर्डर के थ्रू हेल्प मिलना शायद हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंदर भीतर से घात करके, विघटन करके वो अपनी प्रोसेसेस को रिलेवेंट रखती हैं। इसलिए उनको मालूम है कि हमको टूरिज्म भी करना है, और जो टूरिज्म से जिनको फायदा मिलता है उनसे हमको डोनेशन भी लेना है। हमको टूरिज्म को क्रिपल नहीं करना है, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग टूरिज्म पे उसका डिपेंडेंस है। हमको स्कूल भी चलाने हैं, क्योंकि हमको लोकल एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है। बच्चों की पढ़ाई भी होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पढ़ाई के बाद जो बच्चे आगे ग्रोथ करते हैं सिस्टम में, नौकरी के लिए, बाकी चीजों के लिए, वो एक्सपर्टाइज भी लेना है। तो जिस कंट्री के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, उस कंट्री के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को, उस कंट्री के रिसोर्सेज को, उस कंट्री के अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करके अपने आप को जीवित भी रखना है। तो आप ये नहीं समझिए कि अलगाववादी तंत्र का कोई भी ऐसा गुट है जो ये कहता है कि कश्मीर में टेररिज्म, ये टूरिज्म को बंद करो, कोई भी नहीं कहता है। हाँ, उनके पास लोकल लेवल पे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो लोकल है, रीजनल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है किस हद तक इस वक्त की सिचुएशन कितना परमिट करती है कि हमको वायलेंस को कितना रखना है विजिबल रेंज में, और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम भारत सरकार को वो चेताती है, न तो हम खत्म हो गए हैं, न तो हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं,
हमारे पास सक्षमता है कि हम जब भी चाहें वायलेंस के टैप को, नलके को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बात यह है कि भारत सरकार का चूंकि एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, उसके कारण जो बिगर डेवलपमेंट है, जो सबवर्सिव पॉलिटिक्स का जो पूरा एक स्वरूप है, उसको वो ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बनाते हैं। इसके कारण ये भ्रम पैदा होता है, यार 2 महीने पहले तो ठीक थे हालात, अब हालात क्यों खराब हो गए सडनली, अब क्या हो गया? ये सिलसिला आज का नहीं है, ये पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं। टूरिज्म के टाइम पे हालात ठीक होते हैं सडनली, और फिर सरकार बोलती है देखो जी हमको हालात सुधर गए हैं। फिर वायलेंस होती है, कुछ देर तक ये बात फिर बंद हो जाती है, फिर वही स्टैटिस्टिकल अप्रोच कि पिछले महीने कितने मारे और कितने पकड़े गए, और इस महीने कितने मारे गए और कितने पकड़े गए। इस तरीके के सेल्फ डिल्यूजन का जो निर्माण एक ऐसा गवर्नमेंटल अपरेटस करता है, जो बेसिकली जो आतंकवाद का जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट नहीं करना चाहती है। तो अभी तक जो भारत सरकार की पॉलिसी रही है, ब्रॉडली मैं कहता हूं, कहीं कहीं पे कभी कभी लगता है कि शायद चेंज आ गई है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, फिर से रिलैप्स पुराने ही सिस्टम में हो गया है। वो ये है कि भारत सरकार, इसको कहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेररिज्म इज लाइक एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। जिस तरह से आप खेती बाड़ी करते हैं, कोई व्यक्ति जमीन आपको देता है, कोई व्यक्ति जमीन को खोदता है, जोतता है, फिर आप उसमें खाद डालते हो, उसको सिंचाई देते हो, उसमें बीज बोते हो, और बाद में फसल उगती है। तो 4, 5, 6 बातें, 7 बातें, स्टेप्स होती हैं जिसके माध्यम से फिर आप जमीन को उपजाऊ बना के उसमें से आप फसल को उगाते हो, और जब फसल उगती है तो उसके बाद उसकी कटाई होती है। तो बहुत लोगों ने कहा कि टेररिज्म भी समाज में एक किस्म का एक एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है। भारत सरकार क्या करती है कि जब टेररिज्म की फसल उगती है तो उन पेड़ पौधों के पत्तों को वो काटते हैं, फसल के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। जो जमीन को जोतता है उसके साथ वो कोई कुछ नहीं करते हैं। जो जमीन को, आतंकवाद के बीज को जो सींचता है, जो सिस्टम या जो लोग, उनको वो खुला छोड़ते हैं। तो अभी तक जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो ये है कि आप आतंकवाद की फसल के पत्तों को काटो, और कितने पत्ते काटे इसके आधार पे ये निर्धारित करो कि हमारा अभियान सफल है कि हमारा अभियान असफल है। जी सर। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। संदीप जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बट वीडियो नहीं आ रहा है आपका। आई थिंक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, शायद कुछ एरर अभी होगा। मैंने बंद कर रखा है, मैं एक्चुअली। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, एरर नहीं है, मैंने बंद कर रखा है वीडियो एक्चुअली। ओके। मैं रोड पे हूँ, तो इसके लिए बंद कर रखा है। जी, तो So सर I से आप, have a few questions, if I may ask. हाँ, हाँ। जी तो जी मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने जो एक बात कही कि जो करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो उस पे अगर थोड़ा इलैबोरेट करेंगे आप, तो मेरे जैसे लोगों के लिए समझने में आसानी होगी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है, करंट डिस्पेंसेशन या करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है। एक तो ये है, और दूसरा, यदि जो है ये सारे सिस्टम्स मिलके, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ये सारे मिलके अगर जैसे मेरे लिए जब यासिर मलिक पकड़ा जाता है, जब पत्थरबाजी चल रही होती है, डिमोनेटाइजेशन के बाद यासिर मलिक पकड़ा जाना, या वो कौन थी, एक वो अंतरा बीबी या क्या नाम था उनका, जो पकड़ी गई थी, फिर जो अभी, और जो लोग पकड़े गए थे जिसकी वजह से टेरर फंडिंग, अरे वो जो बुजुर्ग थे जो मर गए, आई फॉरगॉट हिज नेम, अलीशा गिलानी, अरे ओके, अलीशा गिलानी। सो हाँ, 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 गिलानी, जी, जी, जी।
तो ये सब का जो पकड़ा जाना है, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक इनकी फंडिंग्स और इन सबको वो सपोर्ट स्ट्रक्चर को वो मिला था, if these are not credible steps, then what, as per you, should be the credible steps that the government should take to fix this? और पैमाना होना क्या चाहिए? ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिक्स, मान लिया स्टैटिस्टिक्स cannot be the benchmark for everything, then what should be the right benchmark? And if the time is not right, if things are not being heading in the right direction, then is this the right time to say, we start talking about getting Kashmiri Pandits back to Kashmir? हाँ जी, आपका प्रश्न समाप्त हुआ? आवाज नहीं आ रही है मेरे को आपकी। जी सर, प्रश्न का समाप्त हो गया। नहीं, आपने शायद मैंने जो मेरा उद्बोधन है उसको शायद ठीक तरह से सुना नहीं है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि गवर्नमेंट आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव इतनी स्पेसेस छोड़ता है जिससे आतंकवादी तंत्र हमारे डेमोक्रेटिक डोमेन को इस्तेमाल करती है, वो हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये बात कही। दूसरी बात जो मैंने कही कि भाई आतंकवाद के लिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच दुनिया में जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मानते हैं वो कोई अप्रोच है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक समय था 9/11 से पहले जो अमेरिका में आतंकवादी घटनाएं घटी, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिकली ग्लोबल कितने इवेंट्स हुए, कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई जो अमेरिका के खिलाफ हुई। अगर स्टैटिस्टिकल अप्रोच ठीक होता तो उसके आधार पे बाय 80s एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो इतनी कम हो गई थी कि लोगों को लग रहा था कि ये सारा अब कंट्रोल में आ गया। अगर सिर्फ इस आधार पे हम ये तय करते हैं कि भाई कि 9/11 कहां होगा, अगर इंटरनेशनल टेररिज्म खत्म हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज कम हो रही हैं, उसके बाद आधार पे अगर आप निष्कर्ष निकालें कि अब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया है, तो आप इस बात को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि 9/11 जैसी घटनाएं घट सकती हैं। जब 9/11 की घटना घटी है उस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म की जो घटनाएं थी दुनिया भर में, उनका नंबर कम हो रहा था और इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ जो एक्टिविटी हो रही थी वो बढ़ गई थी। बाय दैट यार्डस्टिक 9/11 जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो जब आप अप्रोच रखोगे कि इस बेसिस पे, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ये बोल रही है कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बोलते हैं कि भाई आजकल 300 टेररिस्ट एक्टिव हैं, पिछले महीने 500 टेररिस्ट एक्टिव थे। इसके आधार पे आप ये तय करते हो कि टेररिज्म घटा है कि बढ़ा है। लेकिन जो ये असेसमेंट भी है ये एक आर्बिट्री असेसमेंट है। टेररिस्ट कोई अपनी रजिस्टर नहीं रखते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर। आपके पास जो मापदंड है इंटेलिजेंस के, जिसके आधार पे जो आपका ग्राउंड पे ह्यूमन इंटेलिजेंस है या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, उसके आधार पे आप जितना भी कर सकते हो, उसके आधार पे आप कह सकते हो कि पॉसिबली इस वक्त वहां पे 300 एक्टिव टेररिस्ट हैं। लेकिन आप ये कह ही नहीं सकते हो कि जो 300 टेररिस्ट एक्टिव है, जो तंत्र उनको चलाता है, जो उनको तंत्र बनाता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कितने स्लीपर्स हैं, वो किस अंतराल के समय में कितने टेररिस्ट को सामने ला सकते हैं, कितने लोगों के पास वेपन्स हैं और कितने लोग ट्रेन टेररिस्ट हैं लेकिन उनके पास वेपन्स नहीं रखे गए हैं। तो जब मैंने आपके साथ बात की, मैंने अप्रोच की बात की। जब आपका अप्रोच इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके स्टैटिस्टिकल रहेगा तो आप न तो अंडरकरेंट्स को जानने के लिए आपके पास पूरा एक तंत्र रहेगा, न आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उस दिशा में काम करेगी, और न ही आप सेंसिटिव होंगे कि कैसे ये चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि एक प्रक्रिया चली 9/11 करने के लिए, और जो लोग वो प्रक्रिया कर रहे थे वो बार बार अपने मंशा को बता रहे थे।
9/11 कमीशन के बाद ये बात चली, लोगों ने कहा कि अगर एक्सपर्ट्स ने कहा 9/11 कमीशन को कि भैया इतनी एविडेंस थी या इतना हमारे पास था कि उसको आंकलन ही नहीं किया गया, कि जिसके आधार पे कम से कम इस बात को के निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं कि भाई अमेरिका में एक सुसाइडल अटैक होगा इस लेवल का। तो इंफॉर्मेशन भी आ रही थी, इंफॉर्मेशन का आंकलन नहीं हो रहा था, ट्रेंड सामने आ रही थी, बयान आ रहे थे एक्टिविटीज के बारे में या सोच के बारे में, लेकिन जो वो सोच है जो सामने आ रही थी उसका आंकलन करने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं था। इसलिए जब घटना घटी आप सरप्राइज हो गए। इंडिया में भी ऐसे ही चल रहा है। आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस आधार पे कि आप कश्मीर गए और आप निशात बाग गए या आप मुगल गार्डन देखने के लिए गए और आपने ठीक तरीके से वहां पे गए, आपको कोई खतरा नहीं लगा, इस बात को लेके अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि वहां पे हालात ठीक हैं, तो आप गलती करेंगे, क्योंकि फिर आपको सिचुएशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तभी मैंने कहा कि आतंकवाद का एक एक्सपर्टाइज है कि वो डेमोक्रेटिक डोमेन्स को, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में है, इसके आधार पे उनके पास एक इंटेलेक्चुअल और पब्लिसिटी तंत्र ऐसा है कि आपको वो अपने मॉस्क्स को मॉनिटर ही नहीं करने देंगे। जो ही आप मॉस्क्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करोगे, वो बोलते हैं कि भाई आपने तो उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आपने आघात किया है। ये तंत्र बना है। कॉन्सिक्वेंटली स्टेट के पास या यहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके पास न तो चेतना का विकास हुआ है, न तो बौद्धिक विकास हुआ है, न तो चेतना का विकास हुआ है कि हम किस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो फ्रीडम्स है उनका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए हम कैसी ऐसी प्रक्रियाएं बनाएं। इस पे कोई डिबेट ही कंट्री में नहीं। तो जब मैं आपको ये बात कहता हूं कि भाई ये सरकार भी लगभग वैसा ही कर रही है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर घाटी के बारे में गवर्नेंस मॉडल ये था कि भाई हाफ फेज सेपरेटिस्ट को साथ रखना है। मतलब ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिकल एक्टर्स जो अलगाववादी भी हैं आधा और नेशनल मेन स्ट्रीम के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये मालूम है कि वो अंदर रह के उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों का एक सोच है कि अगर हम उनको पार्टिसिपेट करने देंगे तो उससे हम एक स्पेस करते हैं, डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट करते हैं और उससे मेन स्ट्रीम लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। और जो ये तंत्र था, चाहे मान लीजिए पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ओपनली लोगों को इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के बाद भी ये कहते आ रहे हैं कि भैया देखो, हमारी हुकूमत या हमारा रोल सिर्फ इतना है कि आपके लिए आपकी बेसिक नीड्स, सड़क, पानी, बिजली, जो बाकी बातें हैं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ एंगेज करके वो आपके लिए हम रखें। और आपके बच्चों, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिलीज में जो नॉर्मल एक माहौल रहे, उसके लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए उस प्रक्रिया को हम जीवित रखेंगे। हमारा आपके अलगाववाद के साथ कोई टकराव नहीं है। आपको जो करना है वो कीजिए। हमारा रोल सिस्टम में ये है। ये बातें अगर आप सिक्योरिटी लेवल पे आप इसको करेंगे, ये दीज आर सबवर्सिव फॉर्मुलेशंस, कि आप खुद ही उनको बोलते हो कि अंदर रह के हम इस सिस्टम का जो फायदा है वो आपको पहुंचाएंगे। और आप उद्घोषणा भी करते हो ये हमारा पॉलिटिक्स है, इससे वो विन ओवर हो जाएंगे इस साइड से। तो जब मैंने ये कहा कि भाई डेमोक्रेटिक डोमेन को इस्तेमाल करने का एक एक्सपर्टाइज है, मेरा मंशा ये था। अभी मान लीजिए पीडीपी के प्रेसिडेंट के बयान आप पिछले 3-4 साल से अगर आप एनालाइज करेंगे, आपको क्लियरली सामने आएगा कि वो तो नेशनलिस्ट प्रो इंडिया एक्टिविटी नहीं है कर रहे हैं। वो अंदर बैठ के अलगाववाद के तंत्र को पोषित करने का काम करते हैं। अगर आप फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही काम करता है। लेकिन दोनों लेजिटिमेट पार्टीज है और आपके पास एक पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि कैसे इसको रोक दे।
अब मैं आपको बात बताऊंगा, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, वो क्या कारण था कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट रखा, हाउस अरेस्ट रखा? क्योंकि भारत सरकार बोल रही थी कि वो वहां पे हालात को बिगाड़ देंगे। वो हालात को क्यों बिगाड़ देंगे? एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक एक्ट भारत सरकार ने किया, उस हालात को वो क्यों बिगाड़ देंगे? अगर उनका कमिटमेंट नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कोई काम करती है, लेजिटिमेट लीगल काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, वो क्यों हालात बिगाड़ देंगे? और आप अजीब बात देखोगे, जब तक वो ये पॉलिटिकल जो ओवरग्राउंड पॉलिटिकल वर्कर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, जब तक वो अरेस्टेड थे, तब तक आतंकवाद की घटनाएं ऑलमोस्ट शून्य तक पहुंच गई थी। आपने ही खुद कहा कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद आप देख लीजिए, अगर स्टैटिस्टिकल अप्रोच से जाएंगे, आप देखेंगे जब तक ये पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड थे, तब तक आतंकवाद की घटनाएं लगभग फेड अवे हो गई थी, जीरो हो गई थी। और जो ही पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत इनको निकाला गया बाहर, आप देखेंगे उसी के साथ से आतंकवाद की घटनाएं भी घटनी शुरू हो गई। ये रिलेशनशिप क्या है? इसको कौन एनालाइज करेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? इसलिए मैंने जब ये बात कही, मैंने ये बात नहीं की कि भाजपा उनको सपोर्ट कर रहा है। मैंने ये कहा कि भाई उनका एक एक्सपर्टाइज है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को मिल्क करने का, और हमारे पास अभी काउंटर प्रोसेसेस जो होने थी वो हमने न तो डिप्लॉय की गई हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दे दिया कि क्या आप पूछ लीजिए, क्या जम्मू कश्मीर में मॉस्क्स में हर फ्राइडे को क्या सरमन्स होते हैं, इनको मॉनिटर करने की कोई प्रक्रिया है? और अगर प्रक्रिया है तो जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके बेसिस पे कोई रिपोर्टिंग क्या रेगुलरली होती है? अलगाववादी तंत्र, वहां पे मौलवियों का तंत्र जो एक बहुत बड़ा है, वो किस तरह से सोचते हैं? कितने मौलवी बाहर के हैं, कितने मौलवी अंदर के हैं? कौन मौलवी हैं जो पान इस्लामिक एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, कौन मौलवी हैं जो उसका हिस्सा नहीं है? क्या इस तरीके से हमने कहीं पे अपनी प्रक्रियाओं को लाया है? जबानी कहने वाली बातें हैं, लेकिन जहां पे गवर्नमेंटल अप्रोच की बात होती है, ये बातें ब्रॉडली एब्सेंट होती हैं। तभी मैंने कहा कि हम अभी तक जो है कि हम आतंकवाद की फसल के सिर्फ पत्ते काटते हैं। जो ये आतंकवाद का जो विष वाला ये है दरख्त है, इस दरख्त के, इस वृक्ष के हम पत्ते काटते हैं, हम इसकी जड़ों को नहीं काटते। इसलिए अभी तक जो कॉन्टिन्यूटी में रहा है कि आतंकवाद का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमने टारगेट नहीं किया है। बीच बीच में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, कभी हमको लगता है कि नहीं आज हमने मनी लॉन्ड्रिंग के किसी बंदे को पकड़ा है, आज किसी ड्रग ट्रेड के किसी बंदे, लेकिन ये वंस इन ए ब्लू मून वाली, इसमें एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है। अंदर सिस्टम में आप पूछ लीजिए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों की बात है, उससे पहले जो गवर्नर, वो कहते हैं पुराने गवर्नर जो जम्मू कश्मीर स्टेट के थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ सेक्रेटरीट की एडमिनिस्ट्रेशन में 25,000 जमात इस्लामी के लोग हैं, सिर्फ जमात इस्लामी के, अहले हदीस के, हुर्रियत के, बाकी उनकी बात नहीं की। तो जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट हैं, तो मतलब जो नहीं, ये उद्घोषणा है, ये मैं अपना नहीं बोल रहा, आप देखिए सतपाल मलिक का पब्लिक स्टेटमेंट है इस लेवल पे। तो वो तंत्र है, आप करेंगे कि नहीं जी अब हमने 6 महीने के बाद 3 लोगों को डिसमिस किया या 3 लोगों को सस्पेंड किया, वो आपको और मेरे को बताने वाली बात है कि भैया चलो ठीक है, काम तो चल रहा है। लेकिन जिसको आप कहिए ऑलमोस्ट मैलिग्नेंट मेटास्टैटिक एक ग्रिप है सबवर्सिव एपरेटस की एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके लिए हमने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पॉलिसी स्ट्रक्चर्स ही नहीं है। हमारे पास पॉलिसी स्ट्रक्चर ये है कि जहां पे आतंकवाद हो रहा है, जहां पे आतंकवाद पनप रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंटल प्रोसेस करनी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की प्रोसेसेस बढ़ानी है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट को बहुत जबरदस्त हाइट तक ले जाना है, और जहां पे शांति है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? which is not right. एक कोरिलेशन है, जितना जितना आप आतंकवाद करो
उस एरिया में उतना ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा। इस बात को भारत सरकार ने अभी तक बदला नहीं है। नॉर्मली भाजपा के आने के बाद एक पीस डिविडेंड होना चाहिए था कि जहां जहां पे आतंकवाद नहीं है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस सबसे ज्यादा वहां पे होंगी। हमने लोगों को कभी ये नहीं बोला, हमने ये कहा कि पैसा देने से जितना आप हमने कहा कि पैसा देने से अलगाववाद को हम चेंज कर सकते हैं। और अलगाववादी को मालूम है कि जितना जितना मैं आतंकवाद करूंगा उतना उतना मेरे एरिया में डेवलपमेंट भी होगी, पैसा भी होगा, अपीजमेंट भी होगा। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद आप देख लीजिए कितनी रिक्रूटमेंट्स जम्मू में हुई और कितनी रिक्रूटमेंट्स कश्मीर में हुई, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कश्मीर में किया गया और कितना जम्मू में किया गया, कितना टूरिज्म का पैसा कश्मीर में इन्वेस्ट हुआ और कितना जम्मू में हुआ, कितने प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इन्वॉल्व। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हो रही है कि वो पैसा दे रहे हैं, वो सारा पैसा कश्मीर वैली में इन्वेस्ट होगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया से जो पैसा आएगा वो वहां का वही तंत्र हमको देगा जो पहले वहाबिज्म चला रहा था। सऊदी अरेबिया के प्रिंस के रवैये से के बदलने से उनकी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं बदला है। वही लोग जो पहले वहाबिज्म को नरिश कर रहे थे, वही लोग अब इन्वेस्ट करेंगे कश्मीर में। और कश्मीर में भी किन पे इन्वेस्ट करेंगे? उन्हीं तंत्रों पे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे जो पहले अलगाववाद के साथ थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए जब मैंने ये कहा कि भाई सरकार मिली है, मैंने कहा बेसिक बुनियादी सोच इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके गलत है। हमारा कोई भी सुरक्षा का तंत्र अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर में एक जिस किस्म का युद्ध चल रहा है वो एक टोटलिटेरियन वॉर फॉर्म है जिसको जिहाद बोलते हैं। ये हो सकता है कोई आर्मी ऑफिसर स्टडी करके कहे प्राइवेटली कि नहीं हमको मालूम है, लेकिन ऑफिशियली हम जिहादी वॉर फॉर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। और जिहादी वॉर फॉर्म में टेररिज्म एक छोटी घटना है, पूरे सिस्टम को खत्म करना हर एक स्तर पे, इकोनॉमिक जिहाद, एजुकेशनल जिहाद, लेजिस्लेटिव जिहाद, डेमोग्राफिक जिहाद, उसमें टेररिज्म भी एक छोटी सी बाजू है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस सरकार का भी है, उनको लगता है कि कश्मीर में जो डिस्टेबलाइजेशन है उसका मेन जो एक्सप्रेशन है वो टेररिज्म है। ये आपके और मेरे स्तर पे भी ये गलत सोच है। जिहादी वॉर, टेररिज्म इज ए स्मॉलर आर्म ऑफ जिहाद, सबवर्टिंग द सोसाइटी इज अ बिगर आर्म। और वो सबवर्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंडॉक्ट्रिनेशन एंड प्रोपेगेंडा। सबसे कमजोर जो इस सरकार का इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी जो उनका तंत्र है वो प्रोपेगेंडा का और इंडॉक्ट्रिनेशन का। आपके काउंटर फॉर्मुलेशन है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करता है जिहादी अपरेटस वो प्रोपेगेंडा और इंडॉक्ट्रिनेशन में करता है। जिहादी इंडॉक्ट्रिनेशन को डिसरप्ट करने के लिए क्या करना है, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है 30 साल से। जी सर। आपके सामने मैं एक बात कह के इस बात को, क्योंकि आपके जो मित्र हैं उन्होंने ये प्रश्न, मैं आपको कहूंगा कश्मीर घाटी में पिछले 10 साल से जो मेन टेररिज्म किया वो लश्कर तोयबा ने किया। लश्कर तोयबा की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अहले हदीस है, पाकिस्तान में भी और J&K में भी। आप भारत सरकार ने जमात इस्लामी को बैन किया, लेकिन मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो मदर है वो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे उदाहरण बहुत मैं दे सकता हूं, लेकिन ये आपके सामने नहीं। पूरा जो पाकिस्तान पिछले 2 दशक से जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कश्मीर में आतंकवाद या डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है वो लश्कर तोयबा है। लश्कर तोयबा की मदर ऑर्गेनाइजेशन अहले हदीस है और अहले हदीस को भारत सरकार एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मानती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बातें आपके सोच में, आपके पर्सपेक्टिव में जब प्रॉब्लम हो तो दुश्मन उसका फायदा होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच ही है कि हम उस एरिया में डेवलपमेंट करेंगे जहां पे ज्यादा आतंकवाद है
और उस एरिया को अभी छोड़ सकते हैं जहां पे आतंकवाद नहीं है। तो आपकी सोच बुनियादी गलत है। आप टेररिज्म को एक प्रीमियम देते हो और पेट्रियाटिज्म को आप पेनलाइज करते हो, पनिश करते हो। ये कांग्रेस के टाइम पे भी यही बात थी, ये अब भी यही बात है। जिन लोगों ने कश्मीर में, जिन मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, या जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने आतंकवाद का मुकाबला किया, आतंकवाद को फाइट किया, आतंकवाद के फाइट करने के तंत्र का एक हिस्सा बने, वो सारे डिमोरलाइज्ड हैं। मैं इस गवर्नमेंट को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको उनको कहना चाहता हूं कि जिस काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट को कांग्रेस ने खत्म किया, उसको आपने भी खत्म कर दिया। इसलिए यह बात इतनी सहजता से नहीं है कि भाई वो सपोर्ट करते नहीं। अगर सोच ही ठीक नहीं है, ठीक, अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं है, आपका प्रिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, आपकी दवाई ठीक नहीं है, तो कहां ठीक हो जाएगा? अगर आपका मन है ठीक करने का, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस ठीक नहीं है, आपकी दवाई ठीक नहीं है, आपकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। जी सर। जो मैं भी वहां पे गया हूं, मैं कह सकता हूं कि आई मीन ऑन द सरफेस आई थिंक जो भी वहां से आता है, अभी तक मैंने सुना है कि एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड ऑल हंकी डोरी, बट आई डिडंट फील दैट, टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं लग रहा था कि अंदर मतलब ये आई मीन ये एक ऊपर से दिखावा भी है। नॉट एवरीवन, बट जो जनरली जो वेंडर्स हैं, जो वहाँ पे लोग घूम रहे हैं, जो टूरिस्ट की सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, मुझे फील हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं एक माहौल जो था, हालांकि मतलब ऊपर से ऑन द सरफेस इट लुक्ड नॉर्मल, एंड दैट्स एज अ टूरिस्ट आई कैन से, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ गया था, मुझे नहीं था, एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ भी नहीं थी एज सच के किस तरह का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दिखाया गया था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें बेटरमेंट हो रही है, तो हाँ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन इस मामले में हाई थी कि इट वुड बी गुड। एनीवे सर, आई थिंक थोड़ा आगे चलते हैं इससे। मैं एक छोटा सा आपसे जानना चाहूँगा, पनन कश्मीर का कंसेप्ट और वहाँ पे जो कश्मीरी हिंदूज के रीसेटलमेंट के लिए क्या होना चाहिए। आई थिंक इफ वी कैन जस्ट टेक 10 मिनट्स एंड देन वी वुड लाइक टू क्लोज दैट। जो भारत सरकार की अभी तक सारी गवर्नमेंटों की, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट की, जो उनकी सोच है, वो समझते हैं कि आतंकवाद अगर कंट्रोल में आ गया तो सारे लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। उनका रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने अपने घरों में जाना है, अपने अपने एरियाज में जाना है। तो उनकी रिटर्न की सोच है कश्मीर में, कश्मीरी हिंदुओं के रिटर्न से सेक्युलरिज्म का रिटर्न होगा, और सेक्युलरिज्म के रिटर्न से हमको एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री मिलेगी इस्लामिक आतंकवाद के बारे में, और हम देश में प्रोक्लेम कर सकते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया है इंडिया का, वहां पे हिंदू अब मुसलमान के साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते हैं। ये ब्रॉडली सोच है भारत सरकार की। अच्छा, इसमें पहली बात यह है कि जब एक समाज को समूलता से निकाला जाता है, इसके बारे में ये एक जातीय विध्वंस या जीनोसाइड की घटना होती है। और जीनोसाइड की घटना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेंसस है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, कि भाई पहले इस बात को मानना कि जीनोसाइड, ये प्रक्रिया ये है, जीनोसाइड हो गया है। और जब आपको जीनोसाइड के विक्टिम्स को वापस बसाना है, वहां पे वस्तुस्थिति, पुराना स्टेटस को एस्टैब्लिश करना, ये आपके पास विकल्प नहीं है। आपको जीनोसाइड करने वाले पूरे तंत्र को ध्वस्त करना है, उसको कानून के सामने लाना है, उसको पनिश करना है, और आपको एक ऐसी परिस्थिति में रिटर्न करना है जहां पे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट को फुलफिल करता हो। वो क्या है? आपके साथ जब आपको निकाला गया तो एक बार फाउल हो चुका है,
और अगर आपको वापस बसाया जाए तो ऐसी कंडीशंस में बसाया जाए कि आपके साथ दूसरी बार फाउल नहीं हो। इसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, कि जब रिपैट्रिएशन रिहैबिलिटेशन की बात हो तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट को रखना है, कि ऐसा ना हो कि उनको आप जबरदस्ती धोखा देके, लालच देके उसी व्यवस्था में ले जाओ जहां पे उनके साथ जाति संहार की घटना घटी है, जाति विध्वंस की घटना घटी है, तो उनके साथ ये बार बार होगा। और साथ में ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां पे आप जिनोसाइड को नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे, कश्मीर के हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है, लेकिन उनको कहा जाता है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कहते हैं जो अपनी मर्जी से कहीं पे जाएं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कश्मीर फाइल फिल्म के बाद, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि कश्मीर में जो इकोसिस्टम बनाया गया था उसने कश्मीर के सच को भारत के नागरिकों से छुपाया। चलिए मान लीजिए अभी तक प्रधानमंत्री जी को यह सत्य मालूम नहीं था और कश्मीर फाइल के माध्यम से उनको यह सत्य मालूम हो गया। उसके बाद जिसके लिए कुछ नहीं करना था, कम से कम वो डेफिनेशन ही चेंज कर दे। उसकी सरकार विस्थापितों को विस्थापित तो कहे, माइग्रेंट तो नहीं कहे। इतनी बात भी अगर नहीं कर सकते हैं, इतनी बात करने की क्षमता भी अगर नहीं है, वो रिटर्न की क्या बात करेंगे, वो छोड़िए। इसलिए जब मैंने आपने कहा कि ये कैसे होगा, पन कश्मीर ने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में जिनोसाइड हुआ है, इसको मानना बिल्कुल अनिवार्य है। जिनोसाइड के निराकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है या जो जिनोसाइड के निराकरण करने के लिए जो तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाना है। उसमें पन कश्मीर ने 91 में इस बात को जब समझा कि जिनोसाइड हो गया है और जिनोसाइड का रिवर्सल करना है, तो हमको ये क्लियरिटी में मालूम था कि जो हिंदू हैबिटेट हमारे निकलने से पहले वहां पे था, जो हिंदुओं का वहां पे रहन सहन की जगह थी, उस सारी जगह को खत्म कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को ध्वस्त किया गया है या डिसेक्रेट किया गया है। हजारों की संख्या में हिंदू मकानों को जलाया गया है। हजारों की संख्या में हिंदू मकानों पे कब्जा हुआ है और फिर जिसके कारण डिस्ट्रेस सेल्स हुई। कौड़ी के मोल पे उनके जमीनों को, उनके मकानों को खरीदने की प्रक्रिया हुई, क्योंकि विस्थापन में लोग समझते थे कुछ अगर मिल जाए अब तो वहां पे रहेगा ही नहीं, शायद मेरे मकान को जलाएंगे, मेरे मकान पे कब्जा होगा, मुझे कुछ मिल जाए, कम से कम मैं यहाँ पे आधे कमरे का जगह खरीद सकूं और मैं अपनी जगह पे रहूं। ये प्रक्रिया चली, इसलिए वहां पे वो पुरानी जगह अब नहीं है जहां पे जाएंगे। और पन कश्मीर ने जब इस बात को समझा, उन्होंने समझा कि धारा 370 बेसिकली उसके अंडर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तंत्र पनपा है। हमने धारा 370 को कहा कि ये जम्मू कश्मीर को भारत की धरती पे ही एक मुस्लिम स्टेट के रूप में धारा 370 के अंडर ये प्रतिपादित हुआ। एक सेकुलर इंडिया की धरती पे जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट था और उस स्टेट का जो चलन था वो उन्हीं सिद्धांतों पे था जिन सिद्धांतों पे पाकिस्तान बना था। तो इन ए वे जम्मू कश्मीर धारा 370 के अंडर भारत की धरती पे एक पाकिस्तान था जिसको भारत की राज्य सत्ता चला रही थी और उसको संवैधानिक संरक्षण था। इस प्रक्रिया के तहत हमने कहा कि इसी ने अलगाववाद को पनपाया, इसी ने अलगाववाद में जो रेडिकलाइजेशन है, जो सबसे रिग्रेसिव ट्रेंड्स है, उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स को लाया और इसी के कारण जिनोसाइड हो गया। तो अब जहां पे कश्मीरी हिंदू रहेगा, तो हमने कहा कि पुनर्गठन कीजिए, कश्मीर घाटी का विभाजन करना अनिवार्य है। और कश्मीर घाटी में हमने कहा है कि झेलम नदी के, वितस्ता नदी के उत्तर और पूर्व क्षेत्र में एक पन कश्मीर का निर्माण होना चाहिए, जिसमें वो सारे कश्मीरी हिंदू जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान को बिना किसी रोक टोक के बिना चाहते हैं कि वहां पे रहे, और जो वहां पे कम से कम प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट के जो सिद्धांत को उसको प्रतिपादित कर पाए ताकि उनको फिर से निकलना ना पड़े। ये एक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिसके कारण जिसके तहत रिटर्न होगा। मैं आपको इस बात के ये जो मैंने कहा इसमें आपको अभी तक जो भी विकल्प भारत सरकार ने
भारत के कांग्रेस या भाजपा ने कहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, इंडिया के जिस भी किसी एरिया से हिंदुओं का निष्कासन हुआ है, जहां पे आतंकवाद नहीं है, वहां पे भी कहीं पे जो मॉडल भारत सरकार जम्मू कश्मीर में लाना चाहती है, उस मॉडल के तहत वहां पे उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को रिवर्स नहीं कर पाए। राजस्थान के एरियाज हैं, कर्नाटका के एरियाज हैं, केरला के, दिखा के करें, मलापुरम में दिखा के वो दिखाएं हमको वो किस तरह से चेंज करेंगे वहां के स्वरूप को, जो इस वक्त डेमोग्राफिक स्वरूप है। उन्हीं 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 तरीकों से, जिन तरीकों से वो बोलते हैं कश्मीरी हिंदू को हम वापस ले जाएंगे। जो हिंदू मलापुरम डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं, क्या उनको उस तरीके से वापस मलापुरम में प्रस्तापित कर सकते? नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं उन एरियाज में जहां पे आतंकवाद नहीं है, जहां पे फिजिकल डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस वैसी नहीं है जैसी कश्मीर में हुई। तो भारत सरकार बेसिकली अभी तक मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करना चाहती है, उसको अकोमोडेट करना चाहती है, और उस अकोमोडेशन के लिए उनको सिंबॉलिकली, कॉस्मेटिकली हिंदू प्रेजेंस की जरूरत है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी बहाने से हम कुछ हिंदुओं को कहें कि आपको ये देंगे, ये नौकरी देंगे, कुछ देंगे, आप जाइए वहां पर रहिए, ताकि वो इस बात की उद्घोषणा करें कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए। इन बातों से और भी ज्यादा नुकसान होगा, और भी हत्याओं का क्रम बढ़ेगा, जाति संहार की घटनाएं और भी घटेंगी, हिंदुओं के खिलाफ जो एक आतंक का माहौल है वो और भी बढ़ेगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ नहीं, पूरे देश के हिंदुओं के खिलाफ। इसलिए हमारी ये आशा है इस भारत सरकार से कम भाजपा से, कि वो मूलभूत विषयों को एड्रेस करे। जम्मू कश्मीर में एक हिंदू फुटहोल्ड बनाना है जो फिर से डिसलॉज नहीं हो। जम्मू कश्मीर में उस फुटहोल्ड को बनाने के लिए एक ही तरीका है, वो पन कश्मीर का तरीका है। करके देखें, अभी तक उन्होंने बहुत कोशिश की, और भी लोगों को मरवाएंगे, और भी लोगों को कन्वर्ट करवाएंगे, हो सकता है अभी तक वो चलेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इस्लामिक पान इस्लामिक मूवमेंट को डिफीट करना है, पान इस्लामिक जहाद को खत्म करना है, उसके लिए देश को तैयार करना है, देश की पॉलिसियां उसकी तरफ डायरेक्टेड हो, और देश के लोगों को उसके लिए मोबिलाइज करना है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुओं की वापसी होगी तो वो जिनोसाइड को रिवर्स करके होगी, कॉस्मेटिक सिंबॉलिक सेकुलरिज्म बना के वहां पे रिटर्न नहीं होगा। जी सर, आई थिंक काफ़ी सारे आपने पॉइंट्स रखे हैं आपने, और जितना मुझे लगता है यहाँ हमने देखा है कि जो स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, इंटेंटली जो इंटेंट दिखाई है, आई थिंक वो डेफिनेटली एक सिचुएशन इंप्रूव करने की है, लेकिन शायद वेदर इट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, या फिर जो जैसे आप कह रहे हैं उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप वहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपको एक और बात आपके माध्यम से, अगर कोई है, हमारा निष्कर्ष है उतनी गलतियां लोकल गवर्नमेंट नहीं करती है जितनी गलतियां दिल्ली में हो रही हैं। मतलब अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नमेंट है, इसके माध्यम से कुछ अच्छे स्टेप्स भी हुए हैं। उससे पहले जो मुर्मू की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ अच्छे स्टेप्स किए, लेकिन बेसिक ऑब्स्ट्रक्शन दिल्ली में होता है। और प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर को समझने की उतनी जम्मू कश्मीर में नहीं है जितनी दिल्ली में है। बस इतना मुझे कहना था आपको। तो आई थिंक वही एक अगर जो गैप है अंडरस्टैंडिंग में, वो फिल करने की ज़रूरत है। आपने मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी की, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की, क्योंकि एक मूवमेंट को 30 साल के लिए चलाए रखना, और एक शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन आई मीन वी आर स्टिल एडमेंट अबाउट कि हाँ हमें जाना है वहाँ पे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जज्बा है। और डेफिनेटली आई मीन फ्रॉम आवर साइड, और कश्मीर फाइल्स का ये द कश्मीर फाइल्स का डेफिनेटली मैं कहूँगा ये असर हुआ है कि भारत के कोने कोने तक
लोगों को पता चला है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इसका असर मुझे लगता है कि सर हम आशा करते हैं कि ज़रूर होगा, और अपनी तरफ से भी हम ट्राई करेंगे कि इसमें इस बारे में जितना हम जागरूकता फैला सकें, वी ट्राई टू डू दैट। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक जी, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी जुड़ते रहिए सर। थैंक जी, यू, थैंक यू। जी। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, और हमारे साथ स्पेसेस पे भी जुड़िए, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब जो चैनल है टीम न्यूज़ आवर, उसपे उसको सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारी इस तरह की ज़रूरी इंटरैक्शंस जो हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, वो लेके आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।